तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक। तो आज हम लोग का टॉपिक है वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। कौन सा टॉपिक है? वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। तो वृद्धजन क्यों संवेदनशील है, इस टॉपिक को हम लोग पूरा अपनी क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं और आज इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वृद्धजन संवेदनशील क्यों है, इसका क्या अर्थ है और इसमें क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बताई गई हैं। तो भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक या वृद्धजन माना जाता है। तो भारत में कितने वर्ष के व्यक्तियों को वृद्धजन माना जाता है? जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होती है तो वो व्यक्ति क्या होते हैं? वो वृद्धजन की श्रेणी में आते हैं। विकसित देशों की भांति भारत में भी वृद्धजनों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो विकसित देशों की भांति भी क्या है, भारत में भी जो वृद्धजनों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के समय भारत में जीवन प्रत्याशा 29 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 63 वर्ष हो गई है। स्वतंत्रता के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी थी? 29 वर्ष थी, लेकिन अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो 63 वर्ष हो गई है। भारत वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो भारत जो है वो वृद्धजनों की जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वृद्धजनों की जनसंख्या? चीन में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर अपना भारत है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो वृद्धजन है उनकी उम्र कितनी मानी गई है? तो 60 वर्ष मानी गई है। साथ ही जो भारत है वो वृद्धजनों की जनसंख्या पे कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पर है। ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकते हैं। आप जानते हैं भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख विशेषताएं जानते हैं कौन सी है भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है, देश में वृद्धजनों की कुल जनसंख्या का लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो देश में जो वृद्धजन है उनकी कुल जनसंख्या का जो 80% है, सबसे ज़्यादा वृद्ध कहाँ निवास करते हैं? तो सबसे ज़्यादा वृद्धजन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही और ऐसे वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो 80 वर्ष से अधिक है, मतलब 80 साल से अधिक जो वरिष्ठ वृद्धजन है उनकी जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। वृद्ध जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है और वृद्धों में जो है वो स्त्रियां क्या हैं? पुरुषों से अधिक वृद्ध हैं। मतलब जो स्त्रियों की संख्या है वृद्धावस्था की वो पुरुषों से अधिक है, जो स्त्रियां हैं वो अधिक संख्या में वृद्ध पाई गई हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 30% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक है, जो वृद्धजन नागरिक है, उनमें से 30% जो नागरिक हैं वो कहाँ यापन कर रहे हैं? वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये वृद्धजनों की विशेषताएं थी। वृद्धजनों के संवेदनशील होने के कारण क्या है? तो वृद्धजन टॉपिक ही हम लोगों का है कि वृद्धजन क्यों संवेदनशील है। तो उनके कारण कौन कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य संबंधी कारण। कौन सा है? स्वास्थ्य संबंधी कारण। तो वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और रक्षा क्रिया विधियों के कारण बीमारियों के अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ अनेक अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना, अंधापन, चलने फिरने में परेशानी आदि हो सकती है। तो वृद्धजन क्यों संवेदनशील है? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी शारीरिक शक्ति, रक्षा क्रिया विधियाँ, साथ ही उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। दृष्टि कमजोर होना, अंधापन, चलने फिरने में परेशानी होना, तो ये सभी स्वास्थ्य संबंधी कारण जो है वृद्धजनों के संवेदनशील कारण है। अगला है सामाजिक आर्थिक कारण। तो सामाजिक आर्थिक कारण किस प्रकार से संवेदनशील बनाते हैं? पारिवारिक जीवन चक्र में वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों के बाहर चले जाने के बाद वृद्ध व्यक्तियों को अकेलेपन की पीड़ा सहनी पड़ती है। सामाजिक आर्थिक कारण किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे कि जब पारिवारिक जीवन चक्र होता है उसमें क्या होता है, वृद्धावस्था जब आती है तो उनके बच्चे जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो सब बाहर चले जाते हैं, अब अन्य क्षेत्रों में निवास करने लगते हैं कार्य की तलाश में, और जो वृद्धजन होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, उनको अकेले ही रहना पड़ता है। दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम उनके पास जाकर रहेंगे तो हम उन पर बोझ बन जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में उनसे
से कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। अनेक वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण बच्चों पर निर्भर होते हैं, और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते, मतलब उनके पास जो है पैसा कमाने का कोई भी साधन साथ ही नहीं होता, साथ ही वो शारीरिक रूप से भी अक्षम होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों पर बोझ बनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं अगर हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी साधन नहीं है पैसा कमाने का, तो हम उन पर बोझ बनकर रहेंगे, और इसके कारण वो क्या होते हैं, ये सब सोच कर वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सामाजिक कारण है वृद्धजनों के संवेदनशील होने के। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय सरकार ने 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की थी। तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, उनके लिए सरकार ने कौन सी नीति आरंभ करी है, तो 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की है। तो ये याद रखिएगा कि कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए की है, तो 60 वर्ष के लिए व्यक्तियों के लिए की है, और कब की है, तो 1999 में की है। वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम, तो वृद्धजनों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनको देखते हैं। देश में वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे हैं कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है परित्यक्त बुजुर्गों के लिए भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, मतलब ऐसे बुजुर्ग जिनको घर से बाहर कर दिया गया, उनके लिए भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम चला रहे हैं जो संवेदनशील बुजुर्ग हैं उनके लिए। अगला है संस्थागत और गैर संस्थागत बुजुर्ग देखरेख कार्यक्रम। संस्थागत और गैर संस्थागत तरीके से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वृद्धजन हैं, उनकी देखरेख संबंधी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। भोजन, देखरेख और आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सदन, भोजन, देखरेख और आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धों के लिए क्या है, वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम खोले गए हैं जहाँ पर वो रहते हैं और उनको भोजन भी मिलता है। अगला है बुजुर्गों के लिए बहुसेवा केंद्र हैं जो इन्हें दिन में देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही वृद्धों के लिए बहुसेवा केंद्र भी खोले गए जो क्या करते हैं, उनको उनकी दिन में देखभाल करते हैं और उन्हें मनोरंजन प्रदान करने का अवसर भी देते हैं। बुजुर्गों के लिए सहायता और परामर्श केंद्र, मतलब ऐसे बुजुर्ग जिनको सहायता की ज़रूरत है, परामर्श की ज़रूरत है, उनके लिए सहायता और परामर्श केंद्र भी खोले गए हैं। वृद्धजनों के लिए अपंगता और सुनने में सहायता के लिए सहायक यंत्र उपकरण, ऐसे वृद्धजन जो सुनने में सक्षम नहीं है, जिनकी जो सुनने संबंधी शक्ति वो क्षीण हो गई है, साथ ही अपंगता के शिकार है, उनके लिए क्या किया गया है, उनके इस अपंगता को दूर करने के लिए सहायक यंत्र व उपकरण भी दिए जाते हैं, जिससे उनकी जो ये शारीरिक कमी है एक प्रकार की, उसको दूर किया जा सकता है। तो वृद्धों के लिए उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके लिए जो सुनने की मशीनें हैं वो दी जाती, साथ ही उनकी अपंगता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन और सहायक उपकरण भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो ये क्या है, किसके लिए चलाई गई है, वृद्धों के लिए चलाई गई। किसके लिए चलाई गई है, वृद्धों के लिए चलाई गई है। यह पेंशन योजना ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपना निजी अथवा पारिवारिक जनों में से कोई वित्तीय सहायता का साधन नहीं है। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है वो किनके लिए चलाई गई, ऐसे वृद्धों के लिए चलाई गई जिनके पास पैसा कमाने का या पैसा आने का कोई भी साधन नहीं है। और इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, और अगर इस पेंशन योजना का वृद्धजन लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए, लाभार्थियों की आयु क्या है, 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो वृद्धजन इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनकी आयु, मतलब उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उनके पास आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि उनके पास उनकी जो एज है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उनकी जो एज है वो 65 वर्ष से अधिक है। साथ ही उनके पास निराश्रित होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही उनके पास इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि उनकी देखभाल और संरक्षण करने वाला कोई नहीं है और वो निराश्रित है, उनके पास आश्रय का कोई भी स्थान नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें उसके पास हैं तो राष्ट्रीय जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके तहत उन वृद्धजनों को लाभ दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है और उनको आश्रय भी प्रदान किया जाता है। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके लिए चलाई गई है, 65 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं, अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं उनके लिए चलाई गई है।
जीविका के लिए तैयारी करना। अगर इस क्षेत्र में कोई जीविका के लिए तैयारी करना चाहता है, इस क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहता है, तो उसको क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी कौशल और क्षमताएं होनी चाहिए। अगर वृद्धावस्था वाले जो व्यक्ति हैं उस संस्था में जाकर के कोई कार्य करना चाहता है, उस संस्था में रहकर कोई अपनी सेवा देना चाहता है, तो उसके लिए उसके अंदर कौन कौन सी क्षमता व कौशलों का विकास होना आवश्यक है। तो जन कौशल में क्या आएगा, पहला है किसी भी संगठन में काम करने वाले अथवा चलाने के लिए विभिन्न पदों पर कार्य करने वालों से बातचीत की आवश्यकता होती है। मतलब जन कौशल का मतलब होता है बातचीत का कौशल उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी संगठन में काम करने अथवा उसको चलाने के लिए, विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए सबसे जरूरी कौशल कौन सा है, बातचीत की आवश्यकता होती है। अगर जब तक बातचीत नहीं करी जाएगी तब तक जो कार्य है वो कैसे होगा। जैसे कि समुदाय, समाज, बच्चों, युवा, वृद्धों के लिए किसी भी कार्यक्रम को संगठन की सफलता के लिए उसे समुदाय में सम्मिलित होकर उनके साथ परस्पर कार्य करने की आवश्यकता है। और जन कौशल में पहला है कि समाज और समुदाय में जो वृद्ध, बच्चे और युवा हैं उनके साथ संगठन बना करके कार्यक्रम में सहयोग करके सम्मिलित होकर परस्पर कार्य करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। अगला है निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और संगठनों को शामिल किया गया। निजी क्षेत्र के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो जो वित्तीय संस्थान है, साथ ही जो कंपनियां हैं, संगठन है, उनको शामिल किया गया है जो जीवन नवाचारी संबंधित कार्यक्रमों की सहायता के लिए अनिवार्य रूप से आगे आए हैं। अगला है सरकारी अधिकारी। तो इस संगठन या कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने की जरूरत है। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति संगठन को नियमित रूप से चलाने के लिए वहां संलग्न सभी लोगों के मध्य परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध होने आवश्यक है। अगर आपको संगठन में कार्य करना है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं संगठन में कार्य करते हैं उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्रतापूर्वक संबंध बनाना आवश्यक है। तभी वो संगठन की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक, क्योंकि अगर वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो आपस में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर कार्य नहीं करेंगे तो संगठन की प्रगति भी क्या होती है, नहीं हो पाती है। क्योंकि सभी व्यक्तियों में परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी संगठन के लिए। अगला है प्रशासनिक कौशल। तो प्रशासनिक कौशल कौन कौन से होने चाहिए, किसी संगठन को चलाने अथवा उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब, मतलब प्रशासनिक कौशल में आपको क्या आना चाहिए, वित्तीय हिसाब किताब रखना। और साथ ही जो व्यक्तियों की भर्ती करना है, व्यक्तियों की जो भर्ती करना है, स्थान पर किराए, जो स्थान है उसको किराए पर देना है, उपकरण खरीदना है, रिकॉर्ड और सामान का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। अगर प्रशासनिक स्तर पर आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कौशल होने चाहिए, आपको वित्तीय हिसाब किताब का लेखा जोखा करना आना चाहिए, व्यक्तियों की भर्तियाँ करनी आनी चाहिए, साथ ही जो स्थान किराए पर दिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना आना चाहिए। तो ये सारे कौशल अगर आपके अंदर हैं तो आप प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कार्य क्षेत्र पर रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, कार्य क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं। तो अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार जिस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं उस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध है। मतलब आपके अंदर जिस प्रकार की रुचि और योग्यता है उस प्रकार के आप कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के क्या कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कर सकते हैं। अपने लक्ष्य समूह की सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी संस्थान को स्थापित करना, मतलब अपने लक्ष्य समूह की जो सेवाएं हैं उसको अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप निजी संस्थान भी खोल सकते हैं। साथ ही किसी स्तर काडर में नियमित रूप से काम करना, या फिर आप किसी स्तर या काडर में जाकर के नियमित रूप से वहां पर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हैं, किसी ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान या कार्यक्रम में प्रबंधक बनकर कार्य कर सकते हैं जिसका कार्य आपको भलीभांति आता हो। और अगला और आपका लास्ट है कि मौजूदा कार्यक्रम संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षक भी बन सकते हैं। जो मौजूदा कार्यक्रम संस्थान उसमें आप मूल्यांकनकर्ता, अनुसंधानकर्ता और परीक्षक बनकर भी वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो ये किसी भी जो कार्य क्षेत्र पर है उसमें रोजगार के अवसर हैं। इन क्षेत्रों में जाकर के आप रोजगार अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर 7 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी जिससे आप लोगों का जो पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास के नीचे अपना जो कमेंट है ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।